बिना भोजन का, बिना पानी का, बिना ऑक्सीजन का आप नहीं रह सकते हैं। वैसे जीवन में संगठन इतना अंदर घुस गया कि लगा कि अब संगठन के बिना हम जीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। सूरज को कभी कभी बादल ढक लेता है, तो इसका मतलब वो थोड़ा है कि सूरज अब आसमान में है ही नहीं। झूठे वायदे करके जो सत्ता पाए हैं, आज जनता फिर से एक बार समझ गई कि अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV धनुष और मैं हूं दयानंद राय। राजनीति के कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो राजनीति के मंच पर जिस भूमिका में दिखते हैं उससे बड़ी भूमिका का निर्वाह वो पर्दे के पीछे करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं राजनीति की एक शख्सियत शिवपूजन पाठक। शिवपूजन पाठक जी भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं और झारखंड में प्रदेश भाजपा की जो भी मीडिया गतिविधियां होती हैं उन सब की जिम्मेवारी इन्हीं के सर पर है। तो हम जानते हैं आज कि शिवपूजन पाठक जी का राजनीति में सफ़र कैसे शुरू हुआ। शिवपूजन जी, यही सवाल पहला है आपसे कि ये जो आपका चेहरा है प्रदेश मीडिया प्रभारी का, आपका राजनीति का सफ़र कैसे तय शुरू हुआ? दयानंद जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर दिया है। देखिए, मैं राजनीतिक क्षेत्र में आऊँगा या राजनीति मेरा जीवन का क्षेत्र होगा, इस पर मैंने कभी बचपन में सोचा नहीं था। हाँ, लेकिन बचपन में जो संस्कार पड़े उसमें समाज सेवा के रूप में मुझे उसका ज़रूर शौक़ रहता था। गांव की पढ़ाई पूरा करके जब मैं शहर में आया, कॉलेज में एडमिशन लिया, तो जिस मानसिकता का मैं था, संजोग से वैसा ही वातावरण मिल गया और एक अच्छे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का मुझे अवसर मिल गया। विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा पलामू में, और उसके बाद वहीं से मेरा एक सामाजिक जीवन का एक नया आयाम प्रारंभ हुआ। कब जुड़ा हुआ ये? जी, मैं वर्ष 84 में मैं इंटर में नामांकन कराया। उसी समय मैं विद्यार्थी परिषद का सदस्य बना और 85 से मैं विद्यार्थी परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता बन गया। और उसके बाद उसमें नगर का दायित्व, जिला का दायित्व, ऐसा करते करते मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, बाद में फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इसी क्रम में जुड़ा हुआ, संघ की शाखा से संपर्क हुआ। फिर संघ को मैं कार्यक्रम के माध्यम से मैं RSS को नज़दीक से पहचाना, उसके वैचारिक चीज़ों को अध्ययन किया, पढ़ा, बौद्धिक में सुना। ये सारे चूँकि संस्कार में जिस विचार में आज हम काम कर रहे हैं वैसी अनुकूलता बचपन से थी, इसलिए यह सब विचार बहुत जल्द ही हमने आत्मसात कर लिया। और फिर संगठन ऐसा लगा जैसे संगठन जीवन के लिए आवश्यक हो गया। बिना संगठन का, जैसे बिना भोजन का, बिना पानी का, बिना ऑक्सीजन का आप नहीं रह सकते हैं, वैसे जीवन में संगठन इतना अंदर घुस गया कि लगा कि अब संगठन के बिना हम जीवन पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में कहीं भी रहे तो हमको संगठन के साथ रह के हम अपना जीवन आगे बढ़ाना प्रारंभ किए। तो आप प्रदेश मीडिया प्रभारी की भूमिका निभाते हैं, आप अक्सर मंच पे नज़र आते हैं, लेकिन मंच के पीछे से जो आप पूरी गतिविधि संचालित करते हैं, कितना चैलेंजिंग है ये काम?
पूरे झारखंड में आप देखते हैं? देखिए, सबका काम चैलेंजिंग होता है। वैचारिक काम करना, संगठन का काम करना, ऐसा नहीं है कि मैं मीडिया का काम देख रहा हूँ तो मेरा काम बहुत चैलेंजिंग है और बाकी लोगों का काम चैलेंजिंग नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं विद्यार्थी परिषद के बाद और कई संगठनों से संघ के दायित्व में, फिर वनवासी कल्याण केंद्र के प्रदेश के दायित्व में, फिर स्वदेशी जागरण मंच के साथ जुड़ करके काम करना, ऐसे अनेक संगठनों में, संघ परिवार के संगठनों में काम करते करते मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर मिला। पार्टी ने मुझ में जो क्षमता देखी और मुझे जो क्षमता के अनुरूप जो अवसर दिया, मैं समझता हूँ कि उसका मैं निर्वहन करता हूँ। और वो निर्वहन जैसे, चाहे वो फील्ड में काम कर रहे हों, जो और विभाग में जो लोग काम करते हैं, दूसरे क्षेत्र में जो काम करते हैं, पार्टी के विभिन्न गतिविधियों को संचालन करने में, सबका दायित्व बहुत ही चैलेंजिंग है और सब लोग चैलेंज के रूप में लेते हैं। क्योंकि यदि आप चैलेंज के रूप में उसको नहीं लेंगे उसको, तो फिर आप उसका न तो आप उसमें आनंद का अनुभव कर पाएंगे और न तो उस काम को आप साकार कर पाएंगे। तो आपको हमेशा उसको एक अनुशासित ढंग से उस जिम्मेवारी को संभालना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पार्टी की जिम्मेवारी भी, यदि आप अनुशासित तरीके से जिम्मेवारी को समझते हुए यदि आप उसका निर्वहन नहीं करेंगे तो आप उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। शिवपुरी जी, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में हम लोग को बताइए और ये बताइए कि वो पढ़ाई राजनीति में आपके कितने काम आ रही है? देखिए, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा। मैट्रिक करने के बाद मैंने भूविज्ञान में एमएससी तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने लॉ की भी पढ़ाई की। मैंने रांची में छोटनागपुर लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री भी ली। मैंने हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा कि मुझे संगठन ज़्यादा खींचता है। मुझे संगठन खींचता रहा। मुझे लगा कि मुझे संगठन के लिए कुछ करना चाहिए। मैं जिस विचार से जुड़ा हूँ, मुझे जो विचार अच्छा लगा, उस विचार के लिए मैं कुछ कर पाऊँ तो वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जीवन यापन के लिए परमात्मा ने कुछ अनुकूलता दे दी है। जितनी आवश्यकता है उतना साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो उतने परमात्मा ने उतनी व्यवस्था कर दी है। इसलिए मैं अपना समय पूरी तरह से समाज सेवा में, राजनीतिक क्षेत्र में देने का प्रयास करता हूँ। प्रदेश में पूर्व में भाजपा की सरकार रही 2014 से 2019 तक। अब भाजपा विपक्ष में है, तो तब जो भूमिका थी और आज जो भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, इसमें कोई फर्क देखते हैं आप कि कमोबेश वही स्थिति है? ये दोनों समय की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस समय अपनी अच्छाइयों को, अपनी बातों को हम जन जन तक कैसे पहुंचावें, जो हमारे समर्थक हैं या जो हमारे समर्थक नहीं भी हैं, उनको हम कैसे भाजपा की विचारधारा से जोड़ें, ये सारी बातें उस समय होती थी। सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जैसे आज भी राज्य में सरकार नहीं है लेकिन केंद्र में सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो 9.5 वर्षों से भाजपा की सरकार काम कर रही है, तो उसे बताना, उसे जन जन तक पहुंचाना, उसको मीडिया में अधिक जगह मिले, स्टेट में हम, राज्य में हम उसको अधिक ये बना सकें, प्रचारित प्रसारित करा सकें, ये आज भी चल रहा है। अगर राज्य में सरकार रहती तो दोनों सरकारों की उपलब्धियों को पहुंचाया जाता है। इसलिए आज भी वह चुनौती है कि अपनी उपलब्धियों को भी बताना है, और राज्य में जब सरकार नहीं रही तो दोहरा दायित्व हो गया, केंद्र की उपलब्धियों को पहुंचाना और राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर करना। जो विफलताएं हैं, जो सारी चीज़ें राज्य में जो चल रही हैं, जो
हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, ये कैसे अधिक से अधिक उनकी जो विफलताएं हैं वो उजागर हो, इस पर फोकस करना। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, केंद्र की उपलब्धियां और राज्य सरकार की नाकामियां, ये दोनों को उजागर करना, जन जन तक पहुंचाना, इस रूप में मीडिया की दृष्टि से जो काम हो सकता है वो हम करने का प्रयास करते हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, पूर्व में दीपक प्रकाश जी थे, तो इन दोनों नेताओं की कार्यशैली में कोई अंतर पाते हैं आप कि दोनों की कार्यपद्धति लगभग एक सी है? देखिए, मुझे प्रदेश के दायित्व में जो भी दायित्व मुझे मिला, मैंने कहा पहले पत्रिका का संपादन से मैं जुड़ा था, तो उस समय से ले करके और अभी माननीय बाबूलाल मरांडी जी अध्यक्ष बने हैं, इस दृष्टि से आप देखेंगे तो मैं माननीय दिनेशानंद गोस्वामी जी, माननीय रविंद्र राय जी, माननीय लक्ष्मण गिलुआ जी, माननीय दीपक प्रकाश जी और माननीय बाबूलाल मरांडी जी, मैं 5 प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैंने कहीं भी सबकी अलग अलग क्षमता थी, क्योंकि सब में जब तक पार्टी अगर कोई गुण नहीं देखेगी तो पार्टी उनको इतना बड़ा दायित्व नहीं देती है। सबके अपने अपने, और व्यक्ति है, सबके अपने अपने कार्य क्षमता होती है, कार्य करने की एक तौर तरीके होते हैं, उसको स्वरूप देने का एक अपना एक स्टाइल होता है। लेकिन आप देखेंगे कि सबके मन में एक ही बात आपको मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी पार्टी है, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो हमारे दायित्व भी उतने ही बढ़ गए हैं। इसलिए आप देखेंगे कि सबके एक ही चिंता कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां और जो प्रतिपक्ष है उसकी नाकामियां, ये कैसे हम उजागर करें, कैसे संगठन का विस्तार करें, भारतीय जनता पार्टी को सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी और सर्वग्राह्य, ये 4 चीज़ों पर शुरू से फोकस किया गया। संगठन का सभी क्षेत्रों में विस्तार हो, सभी समाज में विस्तार हो, अपनी विचारधारा सबके बीच में पहुँचे, हम ऐसा करें कि वो सबको अच्छा लगे। ये चीज़ें, चाहे हमारा संगठन हो या हमारी सरकार हो भाजपा की, चाहे वो गठबंधन की ही सरकार क्यों नहीं हो, वो शुरू से भाजपा की सरकार या भाजपा संगठन ने इस चीज़ पर बल दिया है, और आज उसी का नतीजा है कि आज पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और हम दुनिया का आज मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार आज विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। भारत की ओर जिस ढंग से लोगों का रुझान बढ़ा है, जिस ढंग से वो मोदी जी के नेतृत्व में जो आज भारत विकसित हुआ है, जिस ढंग से भारत का सामाजिक सांस्कृतिक अभ्युदय हुआ है, वो उसकी ओर दुनिया आकर्षित हुई है, और दुनिया यह समझने की कोशिश कर रही है कि यह कौन सी विचारधारा है, इसमें क्या है जिसने 140 करोड़ आबादी को कोरोना जैसे काल में भी बचाया, उसके सुख दुख की चिंता की, और फिर उसके बाद हम चंद्रयान भी छोड़ रहे हैं, हम सांस्कृतिक उत्थान भी कर रहे हैं, हम भारत में एक तरफ नया संसद भी बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें सब एक साथ चल रही हैं। हम अंत्योदय की भी बात कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज भी दे रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक ऐसा भारत बन रहा है जिसमें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास एक साथ चल रहा है। जैसे आप देखेंगे मशीन में सभी पहिए एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, सबका चक्र घूम रहा है, एक दूसरे को सभी घुमाते हैं, एक घूम रहा है उसके बाद दूसरा को घुमाए, वो तीसरा को घुमाता है। ऐसे छोटा पहिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो एक बड़े पहिए को घुमाता है।
आप देखेंगे सभी अपने अपने धुरी पर घूम रहे हैं और सबके सामूहिक प्रयास से भारत विकसित हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा भले ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करे, लेकिन छोटे छोटे निर्णय लेने में असफल रहती है। जैसे आप विधायक दल का नेता नहीं चुन पाते हैं, आप ये नहीं तय कर पाते हैं कि प्रदेश कार्य समिति का गठन कब होगा, तो ये समस्याएं हैं। देखिए, उनको विपक्ष को कुछ दिखता नहीं है, उनको यही सब बात दिखती है। उनको ये नहीं दिखता है कि जो पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिनके कल 400 सांसद होते थे उनके 40 पहुंच गए, तब भी उनको आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बढ़ गए और हम कैसे कम हो गए। अरे मेरे जो गुण हैं उसी के कारण हम आगे बढ़े हैं, जनता हमको ऐसे ही नहीं कर दी है, आगे बढ़ा दी है। तो वो अपने ऊपर शोध करें। भाजपा चाहे वो कोई निर्णय लेना हो, सब में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की अपनी पद्धति है, यह लोकतांत्रिक पार्टी है, आंतरिक लोकतंत्र। हम केवल देश में लोकतंत्र को मजबूत नहीं करते हैं, हम पार्टी में भी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसलिए हमारे सभी छोटे बड़े निर्णय सामूहिकता में लिए जाते हैं और जब उसका अवसर आता है, जब राजनीति में, तो राजनीति में कब किन बातों को कब प्रकट किया जाए, कब उसको सामने लाया जाए, कितना लाया जाए, कितना नहीं लाया जाए, ये तो राजनीति का तकाजा है। इसलिए जब जैसी बातें आती हैं, जैसी परिस्थिति आती हैं, पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन इसमें कहीं न तो पार्टी का अहित है, न राज्य का अहित है, न राष्ट्र का अहित है, किसी का अहित नहीं हो रहा है। हाँ, विपक्ष को ये लगता है कि हमारा अहित हो रहा है, हम तो आज शून्य होते जा रहे हैं, तो इसलिए उनकी चिंता बढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से, अपनी पद्धति से काम करती है और आगे भी करती रहेगी। विपक्ष को अपनी चिंता करनी चाहिए कि हम कैसे मजबूत हों। 23 सालों में आप प्रदेश में देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं बुलाई है। राष्ट्रीय पार्टी है, जरा कभी पूछेंगे आप उनसे कि अभी तक उनकी क्या स्थिति है। 2014 में भाजपा ने एक प्रयोग किया था, झारखंड को पहला गैर आदिवासी सीएम देने का। 2019 तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 2019 में भाजपा हार गई। आजसू के साथ उसका जो स्वाभाविक गठबंधन था वो भी टूट गया। तो इसको क्या मानते हैं, प्रयोग असफल रहा, तभी भाजपा ने फिर बाबूलाल मरांडी जी को पार्टी में शामिल कराया और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब निर्णय लेती है तो यह सोच के नहीं लेती है कि हमें इसको वोट बैंक के रूप में बनाना है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब राज्य का गठन हुआ तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को बनाया गया। उस समय भी हमारे पास कई लीडर थे, तो उस समय बाबूलाल जी का चयन हुआ। केंद्रीय नेतृत्व को या यहाँ के लोगों को लगा कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएं। सब लोगों ने सहमति से बनाई। सरकार अच्छा काम भी कर रही थी। बाकी चीज़ें सब जानते हैं कैसे आई गई, सरकार कैसे गई। लेकिन यह सोच करके फिर आपने देखा होगा कि 19 में, 14 में आपने देखा माननीय रघुवर दास जी चुनाव जीत करके आए थे। हमें लगता है कि सर्वसम्मति से उनका निर्णय हुआ और यह कह के पार्टी ने एक ही नारा दिया था कि पूर्ण बहुमत, संपूर्ण विकास। राज्य 14 सालों से फ्रैक्चर्ड मैंडेट के कारण राज्य का विकास प्रभावित हो रहा है। जनता से हमने एक ही नारा दिया था कि हमको आप पूर्ण बहुमत दीजिए और हम आपको विकास करेंगे, और कोई दूसरा नारा उसमें आदिवासी, गैर आदिवासी, अगड़ा पिछड़ा, इसका कोई नारा नहीं था। और जनता ने उस नारे को स्वीकार किया और आपने देखा होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के साथ पूर्ण बहुमत
जनता ने दिया और सरकार बनी माननीय रघुवर जी के नेतृत्व में। 5 वर्ष तक एकदम जो पूर्ण बहुमत का चमत्कार दिखना चाहिए था लोगों को, वो दिखा। हम जब जो कह के आए थे वो किए। आप देख लें कि जिस प्रकार से बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ, सड़क हो, बिजली हो, या हाईवे हो, या बड़े बड़े एम्स बनने हों, मेडिकल कॉलेज बनने हों, आप देखें लगातार 5 साल में पार्टी ने यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। तो पार्टी हारी क्यों? 37 सीटों से आप 25 सीटों पर कैसे आए? देखिए, पार्टी हार जीत अलग विषय है, चुनाव का गणित अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो कर रहे थे, हमने जो किया, वो जो दुष्प्रचार करने वाले लोग थे, उन्होंने, जैसे होता है ना, सूरज को कभी कभी बादल ढक लेता है, तो इसका मतलब वो थोड़ा है कि सूरज अब आसमान में है ही नहीं। क्षण भर के लिए जिस समय उसको बादल ढक दिया, लोगों को भ्रम हो सकता है कि अब सूरज नहीं है। तो उस प्रकार से अब आप जिस समय हम चुनाव में गए, उस समय एक भ्रम की स्थिति फैली, इससे हम लोग सबको स्वीकार करते हैं। तो उस भ्रम के कारण थोड़ी, लेकिन आप देखेंगे उसमें भी, गणित में भी आप जाएंगे, भले वो सीट की संख्या में ज़्यादा हों और सरकार बना लिया उन्होंने, लेकिन आप देखें कि उतने 3 दलों के गठबंधन के बावजूद उन्हें 52 लाख मत प्राप्त हुए। और भारतीय जनता पार्टी झारखंड बनने के बाद पहली बार अकेले चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर 50 लाख वोट मिले। तो जनता तो स्वीकार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, हमारे काम को। हाँ, हम सत्ता में नहीं आ सके, संख्या बल में हम कम हो गए, उसको हमने स्वीकारा है। लेकिन आज आप देखिए, जो झूठ बोल करके, जो जनता को बरगला करके, जो गलत वायदे करके, झूठे वायदे करके जो सत्ता पाए हैं, आज जनता फिर से एक बार समझ गई कि अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। क्योंकि राज्य गठन की जो प्रसव पीड़ा होती है, कहते हैं ना, जो जन्म होता है तो उसकी प्रसव पीड़ा माता को होती है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य गठन की प्रसव पीड़ा सही है। वो तो बेचने और खरीदने वाले लोग तो लगे हुए थे अपने योजना में, लेकिन श्रीमान अटल जी की सरकार जब बनी तो उन्होंने अपने वायदे के अनुरूप उन्होंने घोषणा की थी मोराबादी मैदान में यहीं पर कि हमें आप सांसद दें, मैं आपको राज्य दूंगा। और जैसे ही सरकार बनी, इसकी पहल शुरू हुई और श्रद्धेय अटल जी की सरकार में राज्य का गठन हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। 2024 का लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों बहुत नज़दीक है। इस बार आसू के साथ आप गठबंधन में लड़ेंगे या फिर कुछ और करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, लड़ेंगे नहीं, वो तो आप लगातार देख रहे हैं, 2 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आसू के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं। तो लड़ेंगे, यह अब नई बात है। वो सीटों के तालमेल में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा कि सीटों के तालमेल में कौन सीट पर कौन लड़ेंगे। उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ कि मैं उस पर कुछ बोलूँ, या मेरा विषय नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि अभी तक जो है उसमें स्वाभाविक गठबंधन है आजसू और भारतीय जनता पार्टी का। आजसू के भी विचार आप सुनते होंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने की योजना है और लड़ भी रहे हैं। 2 अभी जो चुनाव हुए हैं आप देखें, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आजसू के उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने, रामगढ़ में हमारी जीत भी हुई। तो ये निश्चित है। बाकी जो कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, ये सारी बातें केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व मिलकर के जब वह बात आएगी, जब वो तय करने की बात आएगी, तो वो पार्टी सक्षम है, पार्टी का नेतृत्व सक्षम है, दोनों पार्टी का नेतृत्व सक्षम है। मिल बैठ करके लोग विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। अभी यह विषय आया ही नहीं। आपकी सहयोगी आजसू कह रहे कि राज्य में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कह चुके हैं। भाजपा क्या मानते हैं, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिक चश्मे से देखते हैं,
राजनीतिक चश्मे से जो देखते हैं, जो केवल राजनीति करने के लिए इस ढंग की बात करते हैं। जातिगत जनगणना का जहाँ तक मुद्दा है, यह जनगणना केंद्र का विषय होता है और ये जो सरकारें बीच में अपने हिसाब से राजनीति की दृष्टि से एक जो प्रयास कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि इसे एक सामूहिक रूप से एक पूरे देश की एक नीति बननी चाहिए और उस हिसाब से सारे लोग सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुँचें। अगर इसमें कुछ भला दिखता हो जाति जनगणना के आधार पर, क्योंकि आप जनगणना करा करके, जैसे आज भी तो आपने ST, SC, OBC ये सारे लोगों के लिए संवैधानिक व्यवस्था पहले से की हुई है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसकी चिंता नहीं की थी। उसके बाद फिर आपने देखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट, उसके बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें हुई हैं, प्रयोग हुआ है। अब इसमें नई चीज़ें ला करके लोग इसको और, देखिए आज देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि ये करने से, अभी आप देखेंगे कि यहाँ ट्रिपल टेस्ट करा करके चुनाव कराने की बात थी। अब राज्य में अभी तक सरकार ने पहल नहीं किया। अब ट्रिपल टेस्ट नहीं होने के कारण, ये कोर्ट का आदेश है कि आप ट्रिपल टेस्ट कराएं और पंचायत चुनाव में जैसे तैसे ये बचते चले गए और पंचायत चुनाव तो हो गया, लेकिन आज निकाय चुनाव समय समाप्त हो गया और नहीं करा पा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ट्रिपल टेस्ट नहीं करा पाए। तो आप समझिए कि यहाँ भी तो कांग्रेस की सरकार है, साथ में कांग्रेस चल रही है। एक तरफ राहुल गांधी जी कहीं बोलते हैं हम कराएंगे, यहाँ तो सत्ता है। यहाँ इन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग से हम कराएंगे। अब पिछड़ा वर्ग आयोग का आज तक चेयरमैन नहीं बना पाए, कैबिनेट के फैसला के बाद अभी तक चेयरमैन नहीं बना, कब कराएंगे? तो आप समझिए कि इनकी मंशा क्या है। मंशा इनकी कहीं से भी लोगों की भलाई करने की नहीं है। मोदी जी ने अपने पहले दिन से कहा कि गांव, गरीब, किसान, अंत्योदय के लिए हम समर्पित रहेंगे। आप लिस्ट उठा लीजिए, गिन नहीं पाएंगे आप योजनाओं को। इतनी योजनाएं गांव, गरीब, किसान के लिए चल रही हैं और सभी धरातल पर उतर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली से 1 रुपया चल रहा है तो 15 पैसा पहुंच रहा है, 1 रुपया चल रहा है तो 1 रुपया खाते में जा रहा है। तो आप मंशा समझिए, हमारी मंशा काम करने की है, उत्थान करने की है, अंत्योदय की है और कोई भेदभाव नहीं। अब एक प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के कहते थे कि सबसे पहले हक अल्पसंख्यक का है क्योंकि उनका विकास नहीं हुआ है। ये सदन में भाषण में बोलते थे। अब दूसरी बात शुरू हो रही है। कांग्रेस पार्टी अब जाति जनगणना, अब उनको इधर का वोट समझ में आ रहा है। तो मंशा इनकी कहीं से भी जनता का विकास करना, देश का विकास करना, राज्यों का विकास करना, ये कहीं से है नहीं इनकी। अगर रहता तो ये तो बरसों तक गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ का नारा देते रहे। गरीब मिटते चले गए, गरीबी नहीं मिटी। नहीं तो आज भी आप सोचिए कि 5 किलो अनाज हर महीना प्रति व्यक्ति देश के 80 करोड़ जनता को पहुंच रहा है, फिर भी राज्य की व्यवस्था ऐसी है कि लोग भूखे मर रहे हैं। तो योजना को कितना आप लागू कर सकते हैं? लागू तभी आप कर पाएंगे जब आपकी नीयत साफ हो। नीयत में ही खोट है यार। इसलिए ये जाति जनगणना करा लें, कुछ भी करा लें, इनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए इनसे विकास हो ही नहीं सकता। और जनता अब धीरे धीरे इस सच्चाई को समझ गई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ रहा है और देश से बाकी पार्टियां समाप्त हो रही है। IDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे ये अवसर दिया।